मेरा नाम सोनिया है। मैं अभी 27 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है। और मेरी शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है। हाइट 5.5 फीट से भी अधिक है और संतरों का साइज भी मस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खूबसूरती अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है। इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 18 साल का देवर, मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती है। मेरी सासू माँ का 2 साल पहले देहांत हो गया था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि मुझे घर संभालना था। अब मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबल रहा था, जिसे कोई ठंडा करने वाला चाहिए था। लेकिन मेरे पति तो पिछले 3 महीने से अभी तक घर भी नहीं आए थे। इसीलिए अब मैं काफ़ी बेचैन और प्यासी सी रहने लगी थी। तभी मेरी नज़र मेरे देवर पर गई। हाइट उसकी मेरे से छोटी ही थी तथा शरीर भी मुझसे पतला ही था, मगर उसका घोड़ा उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम राहुल है तथा अब की बार उसने कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन करवाया है। इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी होने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती है तथा ससुर जी घर के बाहर वाले कमरे में रहते हैं। इसलिए वह कभी कभार ही अंदर आते हैं। पहले मैं अपने देवर को वैसी नज़रों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने राहुल के घोड़े को देखा, उस दिन से मेरी तो नज़रें ही बदल गईं। उस दिन राहुल को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखता हुआ घोड़े से खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नज़र खिड़की पर पड़ गई, क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पिछले 3 महीनों में मैंने पहली बार घोड़े के दर्शन किए थे। घोड़ा खड़ा था तथा राहुल उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहला रहा था। यह देखकर मेरा तो वहीं पानी छूट गया। बस उसी दिन से राहुल के घोड़े की सवारी करने को जी मचलने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फ़ोन किया कि अब आप आ जाइए, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। कब तक मैं ऐसे अकेली ही तड़पती रहूंगी, मेरा भी मन करता है। आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तभी मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि देखो सोनाली, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 2 महीने कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए अगले 2 महीने छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 2 महीने और इंतज़ार कर लो सोनू, फिर तो मैं ले लेकर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए उन्होंने फ़ोन काट दिया। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। सुबह मैंने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया और राहुल के लिए स्पेशल कमरे में लेकर चली गई। जैसे ही मैं राहुल के कमरे में गई तो मैंने देखा कि राहुल अभी तक सो रहा था और सोने की वजह से घोड़ा एकदम सीधा खड़ा था। उसे देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने उसे छू लिया। घोड़े को छोड़ते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि राहुल जग गया है और वह मेरी तरफ ही देख रहा है। इसके बाद मैं जल्दी से पीछे हटी और बोली कि देवर जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। इसके बाद राहुल ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और मुंह धोने चला गया। मैं भी वहीं बैठ गई और सोचने लगी, शायद राहुल ने नहीं देखा होगा। इसके बाद राहुल वापस अपने कमरे में आ गया और हम दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बना लिया और जोर जोर से कराहने लगी। राहुल हड़बड़ा कर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही हो। तभी मैंने राहुल से कहा कि राहुल, पता नहीं क्यों आज सुबह से ही रुक रुक कर मेरा पेट दर्द कर रहा है। तभी राहुल बोला, ठहरो भाभी, मैं आपके लिए पेट दर्द वाली गोली लेकर आता हूँ। मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं राहुल को अपने आगोश में ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि राहुल, पेट दर्द वाली गोली तो मैं कब की ले चुकी हूँ, हो सके तो थोड़ी देर तुम मेरा पेट दबा दो। राहुल पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन मेरे दर्द को देखकर वह बेड पर बैठा और पेट दबाने लगा। उसे समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। राहुल की नजरें भी इधर उधर जा रही थी।
तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं राहुल को कहा कि चलो ठीक है राहुल, मैं खाना पकाती हूँ, आज तुम्हारे पिताजी को बाजार जाना है। इसके बाद मैं रसोई घर में चली गई तथा खाना बना दिया और ससुर जी तथा बूढ़ी सास को परोस दिया। मैं रसोई में राहुल के लिए रोटियां बना रही थी। तभी पीछे से राहुल रसोई में आ रहा था। मैंने उसे देखकर पहले से ही अपना पल्लू नीचे डाल दिया। जब राहुल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी। राहुल को देखने का नाटक करते हुए मैंने नीचे झुकते हुए अपने पल्लू को उठाया तो राहुल को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिए। तभी राहुल बोला, भाभी, अगर आप कहो तो मैं आपको पंखे से हवा दे दूं। तभी मैं राहुल की टांग खींचते हुए कहा कि आपकी भाभी इतनी परेशान है और आप अभी तक बातें ही बना रहे हैं। इसके बाद राहुल वहीं मेरे पास बैठकर पंखे से हवा झेलने लगा। तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। मैं खड़ी खड़ी रोटियां बना रही थी तो मैंने जानबूझकर अपना पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया और राहुल से बोली कि आज इसकी पिन नहीं मिली, इसलिए बार बार गिर रहा है, तुम जरा इसे सही करना। तभी राहुल बोला कि नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। तभी मैं बोली कि अरे मेरे हाथ आटे में है, इसीलिए कह रही हूं, नहीं तो मैं खुद कर लेती पागल। इसके बाद राहुल पल्लू ठीक करने लगा। पल्लू ठीक करते वक्त उसने अपनी नजरें ऊपर तक नहीं उठाई। राहुल बड़ा ही शरीफ लड़का था, इसीलिए कभी कभी तो मैं सोचती कि शायद मैं उसके साथ गलत कर रही हूं। लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेज थीं कि मुझे कुछ सही गलत का पता नहीं लग रहा था। आज ससुर जी भी बाजार गए हुए थे तथा दोपहर में सासू माँ भी गोलियां लेकर सो जाती है, इसीलिए घर पर मेरे और मेरे देवर के अलावा कोई नहीं था। इसलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था कि आज तो मैं राहुल के घोड़े की सवारी करके ही रहूंगी। लेकिन राहुल अभी भी मुझे वैसी नजरों से नहीं देख रहा था। आज सारा दिन मैं राहुल के आगे पीछे घूमती रही तथा उसे फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन राहुल का मन बस ऊपर नीचे होकर रह जाता। वह मुझसे ऐसी वैसी बातें करने से भी शर्माता था। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राहुल ने मुझे आखिरकार कह ही दिया कि भाभी, लगता है आजकल आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए आप कुछ दिन भैया के पास शहर ही चली जाइए, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने राहुल से कहा कि बस करो, आप तो रहने ही दो। मैं पिछले 2-3 महीने से कितना परेशान हूँ, किसी को नहीं पता, ना तुम्हारे भैया को फिक्र है और ना ही तुम्हें। मुझे रोता देख राहुल मेरे आंसू पोंछने लगा। तभी मैं राहुल के गले लगकर सिसकने लगी। मैंने उस समय पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं राहुल से कहने लगी कि देवर जी, मुझे आप में आपके भैया नजर आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमने लगती हूँ, प्लीज आप इसका बुरा मत मानना। तभी राहुल मुझसे कहने लगा कि नहीं भाभी, आपकी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। तभी मैंने राहुल का हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए पूछने लगी कि तो आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, या मैं आपकी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर नहीं हूं? तभी राहुल मुझसे बोला कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, यहां तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैंने उसकी गोदी में सर रख लिया और उससे कहने लगी, तो मुझे बना लो ना, क्यों इतना तड़पा रहे हो? तुम भी तुम्हारे भैया जैसे हो, ना वह मेरी सुनते हैं और ना तुम। तभी राहुल बोला कि पर भाभी, आप तो मेरी भाभी हो और अपनी भाभी के साथ ऐसा वैसा करना तो गलत होता है। आज मेरा इमोशनल होना राहुल पर थोड़ा भारी पड़ गया था और वह मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। वह भी कहने लगा कि भाभी जी, जब मैं आपको देखता हूं तो मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता है। उस दिन जब मैंने आपको पसीने में तर देखा तो आपके साथ। राहुल इतना बोलकर चुप हो गया तो मैंने उससे कहा कि आगे बोलो ना, मुझे आपसे यही सुनना है, मुझे भी अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे पहले कह देते तो मैं तो कब से तैयार थी। इसके बाद तो मैं खुश हो गई थी। मैं गोदी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई और राहुल से कहने लगी कि अच्छा बताओ, दूध पियोगे? तो राहुल बोला कि अरे भाभी, अभी तो खाना खाया है और ऊपर से दोपहर भी है, शाम को पी लेंगे। तभी मैंने कहा, अरे देवर जी, आप तो अभी बच्चे के बच्चे ही रह गए,
मैं वह वाले दूध की बात नहीं कर रही हूं। तभी राहुल का मुंह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे झुका ली। फिर मैंने कहा कि ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी, अभी आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं उससे पूछने लगी कि क्या कभी तुमने कभी किसी को घोड़े की सवारी कराई है? तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी, मेरा पहली बार ही है। तो मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी कि चिंता मत करो तुम्हें, और मुझे दोनों को ही बड़ा मजा आएगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक से घर का दरवाजा बजा। मैंने राहुल से कहा कि तुम जरा रुको, मैं देख कर आती हूं कौन है। शायद ससुर जी आ गए हैं। जैसे ही मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने मेरे पति थे। तभी मैंने चौंक कर कहा, आप? तो वह कहने लगे कि क्यों, क्या बात हुई मेरी रसमलाई? मैं ही हूं, आज आपके पतिदेव साक्षात प्रकट हुए हैं। पंकज ने मुझे दरवाजे से ही गोदी में उठा लिया और कहने लगे कि चलो आज तुम्हें दिन में तारे दिखाता हूं। आज से पूरे 3 दिन तक मैं तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। तभी मैं उनसे कहने लगे कि चलो बच्चों वाली हरकतें छोड़ो और अब नीचे उतारो, राहुल देख लेगा। लेकिन वह नहीं माने और सीधा मुझे अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उनके लिए खाना लगा दिया और वह भी फ्रेश होकर आ गए। राहुल भी उनसे मिला तथा हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। मैंने उनसे पूछा भी कि आप तो कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि बस तुम्हारे लिए ही आया हूं। खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे तथा शाम तक ससुर जी भी आ गए तो सभी लोग बहुत खुश थे। पंकज भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे और रात को खाना खाकर हम सो गए। मैंने उस रात पंकज से बहुत सारी बातें की तथा उसने भी बहुत बातें बताई, लेकिन वह दिन में थकने के कारण आधे घंटे ही ले पाए। लेकिन 3 महीनों बाद उस आधे घंटे में मुझे स्वर्ग जैसा आनंद मिला। अब पंकज 5 दिन रुके थे और इन 5 दिनों में उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था। देने के बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थे। वह दिन में भी और रात में भी, कमरे में भी और यहाँ तक कि बाथरूम में भी लेने लगे थे। ये 5 दिन कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि पंकज 3 दिनों की ही छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती 2 दिन और रख लिया, क्योंकि अब पता नहीं आगे कब वापस आना हो। पंकज अब वापस चले गए थे और मैं भी बहुत खुश थी। यहाँ तक कि मुझसे तो अब भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन इन 5 दिनों में मैं राहुल को तो भूल ही गई थी और मैंने उससे ज्यादा बात भी नहीं की। पंकज के आने के तीसरे दिन बाद से राहुल घर में नहीं दिखा। जब मैंने पंकज जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मिलने के लिए अपने मामा के यहाँ चला गया है। पंकज को गए हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे तथा राहुल भी अभी तक नहीं आया था। तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं राहुल मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसकी मामी के यहाँ फ़ोन कर लिया। उसकी मामी से बात करने के बाद में मैंने राहुल से बात की और उससे पूछा कि क्या हुआ देवर जी, अपनी भाभी से नाराज़ हो गए हो क्या? फ़ोन पर तो राहुल ने ठीक ही बात की और उसने कहा कि नहीं भाभी, घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा कहीं बाहर मिलाऊं। फिर मैंने पूछा कि तो अब घर कब तक आओगे? तो राहुल ने कहा कि बस कल या परसों तक आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद मैं उसे कहा कि नहीं, तुम्हें कल ही आना है, अब सामान पैक कर लो और कल आ जाना। पहले तो राहुल नहीं माना, लेकिन मैं जिद करके आखिर में उसे मना ही लिया। अगले दिन राहुल घर आ गया और उसने बस मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया। दोपहर तक कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। फिर मुझे पता चल चुका था कि राहुल मुझसे नाराज़ है। उसे मनाने के लिए दोपहर में मैंने उसकी पसंद का सूजी का हलवा बनाया और उसके कमरे में देने को चली गई। मैंने नहाकर लाल रंग की साड़ी पहनी और उसे खुश करने के लिए थोड़ा सा हार सिंगार भी कर लिया। मैं गई तो वह बेड पर सोकर फ़ोन देख रहा था और मुझे देखकर बैठ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई तथा अपने हाथों से उसे हलवा खिलाने लगी। तभी राहुल बोला कि मत करो भाभी, मुझे भूख नहीं है, टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। मुझे पता था कि राहुल मुझसे नाराज़ है, इसीलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि अब मान भी जाओ देवर जी, और कितना सताओगे अपनी भाभी को। अब उस दिन तुम्हारे भैया आ गए
तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी नहीं पता था कि वह आ जाएंगे। तभी राहुल बोला कि नहीं भाभी, वह बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह सब गलत है। इस तरह से तो हम भैया को धोखा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि लो, तुम तो अभी तक वही पुरानी घिस्सी पिटी बातों को लेकर बैठे हो। मैंने सोचा तुम मेरे लिए नाराज हो। मैंने तुम्हें पहले भी तो कहा है कि तुम मुझे उतने ही पसंद हो जितने तुम्हारे भैया। इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? मैं कौन सा तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही हूँ? बस इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया की याद भी नहीं आएगी। अब अगर भाभी अपने देवर से मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी? चलो छोड़ो देवर जी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर रहने दो। मेरी जिंदगी तो बेरंग है ही। चलो फिर हलवा तो खा लो, कब से ठंडा हो रहा है। फिर राहुल हंसकर बोला कि अच्छा, अब हलवा ही खिलाओगी या फिर दूध भी पिलाओगी? उसे दिन तो आप बड़ा कह रही थी कि देवर जी दूध पी लो। तभी मैंने राहुल को चिमटी काटते हुए बोला कि दूध तो तुम्हारे भैया पी गए, अब तो तुम्हें इन्हें देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद राहुल मुझसे पूरी तरह से खुल गया। फिर वह पूछने लगा कि अच्छा भाभी बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब भैया आए थे? फिर मैं मज़े लेते हुए उसे बताने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भैया कौन सी गोली खाकर आए थे, मुझे तो अभी तक दर्द हो रहा है। पिछले 5 दिनों में उन्होंने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। तभी राहुल बोला कि भाभी, अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी हो तो कोई भला कैसे सो सकता है? तभी मैं बोली कि देखो देवर जी, मुझे ज्यादा मस्खे मत लगाओ। अगर कुछ चाहिए तो सीधे ही मांग लो, मैं आपको मना नहीं करूंगी, आखिर एक ही तो देवर है मेरा। तभी राहुल बोला कि अच्छा तो बताओ, फिर मुझे कब दोगी? तभी मैं बोली कि सही वक्त आएगा तो दे दूंगी, इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तो राहुल बोला कि भाभी अच्छा, फिर गुब्बारों से ही खेल लेने दो। फिर मैं बोली कि अरे बाबा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब मन करे तब खेल लिया करो। राहुल ने अपने जीवन में पहली बार गुब्बारों को छुआ था तो उसका तो छूते ही छूट गया। मैंने राहुल को बोला, क्या हुआ देवर जी, कैसे हैं? तो राहुल शर्माते हुए बोला कि मेरा तो निकल गया भाभी जी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या निकल गया? तो राहुल बोला, वही जो निकालना होता है। इसके बाद हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी मैंने कहा कि देवर जी, आप तो बहुत नरम निकले। इस प्रकार अब राहुल मेरे साथ बहुत मस्ती करता और मैं भी उसके साथ बहुत मस्ती करती। वह मेरे कामों में भी हाथ बंटा देता। अब मैं पंकज को भी घर आने के लिए परेशान नहीं करती थी। मैं और राहुल दिन में खूब मस्ती करते और इसके बारे में मैं पंकज को भी बताती तो वह भी खुश होता कि चलो, अच्छा है तुम्हारा मन लगा हुआ है। राहुल को दूध पीना बहुत अच्छा लगता था तो वह दिन में हर वक्त दूध पीने की जिद करता रहता। लेकिन अभी भी मुझे राहुल की नज़रों में बुराई दिखाई नहीं दी थी। वह बहुत ही सीधा साधा था, जो भी कहती मान लेता। इसी कारण मुझे उस पर बहुत लाड आता था। वह हमेशा लेने की बातें करता रहता था, लेकिन उसने अभी तक नहीं ली थी क्योंकि उसके मन में अभी तक यही चलता था कि यह गलत है। लेकिन अगर वह देने को कहता तो मैं मना भी नहीं कर पाती। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझे बताता, बाहर के लड़कों की बातें भी बताता तथा हमेशा मजाक करता रहता। इस प्रकार उसने कभी भी मुझे पंकज की कमी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, यह थी राहुल और उसकी भाभी सोनिया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग जो कमेंट में देवर भाभियाँ ढूंढते हैं, सच बताऊं तो मुझे पढ़कर बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं अगली कहानी में। मुझे भी मम्मी बुला रही है।